अच्छा, अगर मैं लेके चलता हूँ कि लोकेशन में यहाँ पर एक बिल्डर आता है तो ठीक है, पर यहाँ के मुंबई के 8 बिग बिल्डर्स यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेट्स से हम बात करते हैं अडानी, हुँ, हीरानंदानी, वाधवा, गोदरेज, जो इस 4 लोकेशन आस-पास ही हैं। अपकमिंग में लोधा आने वाले हैं, ठीक है। पहले से यहाँ प्रोजेक्ट हैं इंडिया बुल्स, मैराथन, साई वर्ल्ड सिटी, अरिहंत। तो इतने सारे प्रोजेक्ट होने के कारण ये लोकेशन तो डेवलप होना ही है। और अब लेट्स से मैं काफ़ी क्लाइंट से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? मतलब आप मत करो। हुँ। जब बड़े बिग शॉट आर्ट बिल्डर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थाउज़ेंड्स करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ बनना ही है, तय बात है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह शेखावत और आज के एपिसोड में हम लोग मुलाकात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्तित्व के साथ में, जिनका नाम है मानस पारवानी जी, जो कि रियल एस्टेट में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट है और पूरी दुनिया भर के एनआरआईज़ लोगों को यहाँ पर हिंदुस्तान में वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प आउट करते हैं। यूएस, यूके, सिंगापुर, दुबई, केन्या, इन कंट्रीज में जो भी एनआरआईज हैं सो इनसे कंसल्ट करके यहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, एक ह्यूज एक्सपीरियंस के साथ में, जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की मध्य प्रदेश भोपाल से और आज हमारे साथ में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है मानस भाई। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया। आज मानस भाई के साथ में एक अलग ही लेवल की एनर्जी है बात करते वक्त, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी बहुत एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है। सो मानस भाई, जानना चाहूंगा आपकी जर्नी मध्य प्रदेश भोपाल से होते हुए मुंबई पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा अपनी जर्नी शेयर कीजिए हमारे साथ प्लीज। थैंक यू सर, रियली मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड भोपाल एमपी में। फिर उसके साथ में वहाँ में कलेक्शन और बैंकिंग और फाइनेंस के लिए हम देखते थे। फिर हमने वहाँ उसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में काम किया ग्वालियर, और उसके बाद सिटी फाइनेंशियल में भी काम किया। तो लगभग करीब 7 से 8 साल मैंने काम किया था फाइनेंशियल सेक्टर में। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली मुंबई आने के लिए, एक फ्रेंड के साथ में फिर मुंबई आया और यहाँ पर फिर रियल एस्टेट के लिए मेरे एक मित्र के साथ में हमने काम स्टार्ट किया। और धीरे धीरे इस काम में काफ़ी अच्छा लगने लगा कि हमें काफ़ी अच्छे लोगों से मिलना, मुलाकात होनी चालू हो गई, रियल एस्टेट का हमें डिटेल मिलना चालू हो गया और यहाँ का माहौल, यहाँ के लोगों के साथ मिल मिल के लगता था मूवमेंट काफ़ी बेहतर हो गया सब। सो मानस भाई, आपने बताया कि आपने डिफरेंट डिफरेंट एमएनसीज के साथ में काम किया और मुंबई, सो मुंबई कौन से समय में आपका आना हुआ? और जैसा आपने बताया कि रियल एस्टेट में शुरुआती, तो इतने वर्सटाइल करियर के बाद में डिफरेंट डिफरेंट आपने फील्ड की एक्सपीरियंस करने के बाद में आपने रियल एस्टेट को ही क्यों चुना और मुंबई में आने के बाद में उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज? लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ कि जिस मैंने मित्र के साथ में काम स्टार्ट किया और वो बेसिकली यूके बेस्ड कंपनी एसेट इंडिया में काम करते थे, वे कंपनी के डायरेक्टर थे। हमने इनिशियली सिर्फ मुलाकात और बातचीत किया, लेकिन उनके साथ में एक दो क्लाइंट से मिलना हुआ जब मैं मुंबई घूमने आया था। तो हमने देखा कि लोगों का व्यवहार और लोगों से बातचीत करना रियल एस्टेट में और उनके साथ में उनका फ्यूचर प्लान्स और एक लोगों की जो ड्रीम्स पूरे होने के लिए, तो मुझे लगा ये सेक्टर काफ़ी अच्छा है जिसमें मैं कुछ काम कर सकता हूँ और मेरे नेचर के साथ में और लोगों के नेचर के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हमने स्टार्ट किया था 2011 में, मैंने काम यहाँ पे चालू किया था मुंबई में। 2011 में एक कंपनी एसेट इंडिया के साथ में मैंने इनिशियली थाने में स्टार्ट किया और फिर वहाँ पे 2-3 साल काम करने के बाद में हमने पवई में शिफ्ट किया। पवई प्लाजा में लगभग 5 साल हमारा ऑफिस था। इस बीच में ये हुआ कि जो हमारे क्लाइंट थे नॉर्मली यूके, यूएस, दुबई, केन्या, सिंगापुर, वहाँ के जो क्लाइंट जो एनआरआई हैं, उन्होंने इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट पहले से किया हुआ था। तो उनका काफ़ी 10-15 साल का एक्सपीरियंस था इंडिया की प्रॉपर्टीज़ के साथ में। तो उनको कुछ सेल करना था, फिर यहाँ फिर से रीइन्वेस्ट करना था, तो उसमें हमको काफ़ी हेल्प करते थे रीइन्वेस्टमेंट करने के लिए। उनकी प्रॉपर्टीज़ नॉट ओनली फॉर मुंबई लेकिन काफ़ी और लोकेशन में भी थी, जैसे कि अहमदाबाद में या बैंगलोर में। तो वहाँ पर भी हमारी टीम के साथ में कोऑर्डिनेशन करके उनकी प्रॉपर्टी सेल करना और नए उनको ऑप्शन देना, क्या बेहतर हो सकता है इन्वेस्टमेंट प्लान, वो हम काम करते थे। सो मानस भाई, आपने रियल एस्टेट में शुरुआत करी। सो एक सवाल मेरे मन में है कि जैसे कोई भी लेमैन व्यक्ति होता है, उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है। सो आप चूंकि एज ए प्रोफेशनल रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, सो एक कंसल्टेंट की भूमिका रियल एस्टेट में कितनी और कैसे बढ़ जाती है, वो थोड़ा सा बताएं प्लीज। यस, हम बात करते हैं जब प्रोफेशनल कंसल्टेंट के लिए, तो ये हम नॉट ओनली फॉर रियल एस्टेट लेकिन हर फील्ड में देखते हैं। एक अगर हमारे पास प्रोफेशनल कंसल्टेंट होते हैं जिनका अपना एक्सपीरियंस होता है काम के लिए, या उनको पता होता है कि 15-20 साल या 10 साल में किस प्रकार से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होता है। लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ कभी कभी कि छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अपने फ्रेंड से बात कर सकता हूँ, मुझे सर्दी जुकाम है, चलेगा, थोड़ी सी छोटी डीलिंग के लिए। जब लेकिन मुझे बात करना होता है कि मुझे अगर बड़ा इशू है,
राइट। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फ्रेंड से बात नहीं करते, उससे हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, इसमें भी काफ़ी लोगों का अलग अनुभव रहता है कि उनको लगता है कि हमारे हर फ्रेंड के आसपास काफ़ी डिटेल है। लेट्स से कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर से ही कंसल्टेंट करना चाहूँगा, ना कि जो इंजीनियर उससे करूँगा। वो जानता होगा लेकिन डॉक्टर से थोड़ा सा कम, तो बेहतर है मुझे डॉक्टर से ही बात करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हर फील्ड में हमें एक कंसल्टेंट की आवश्यकता पड़ती है, प्रोफेशनल कंसल्टेंट जो हमें एक बेहतर सलाह दे सके, प्रॉपर्टी कब लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसमें क्या हमें रिटर्न मिल सकता है, इसके लिए चाहिए। आपने सही कहा मानस भाई कि एक प्रोफेशनल जो कंसल्टेंट होता है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे आपके अकाउंट्स फील्ड में हो, चाहे सीए की ज़रूरत हो, चाहे एक प्रोफेशनल अटॉर्नी की ज़रूरत हो, तो ये वो लोग होते हैं जो आपको एक राइट डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। एक चीज़ मुझे बताएं मानस भाई कि आपने जैसे बताया कि आपने थाने से शुरुआत की, तो थोड़ा-सा मैं मुंबई के बारे में जानना चाहूँगा कि मुंबई का उस वक़्त का मार्केट जो था, 2011 में जब आप आए, उस वक़्त कैसा मार्केट था रियल एस्टेट का और कैसे वहाँ के मार्केट में तब्दीलियाँ हुई और चेंज हुआ और ग्रो किया? ओके, जब मैं देखता हूँ इनिशियली थाने में, तो थाने में वो अंडर इतना बेहतर डेवलप लोकेशन नहीं था। लगभग 10-15 साल पहले भी उसका मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की रेट, अगर हीरानंद ने 18 साल पहले वहाँ चालू किया था, तो वहाँ पे रेट ऑलमोस्ट था लगभग 2000 के आसपास। इनिशियली अगर हम बात करते हैं वो थाने से लगभग 12 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पर अगर हमें सिर्फ ऑटो ही लेके जाना होता है, तो ऑटो आने जाने के लिए किराया लेता था कि मैं जाऊँगा वापस आऊँगा, हो सकता है हमें कुछ नहीं मिले। पर आज वहाँ हम देखते हैं क्या डेवलपमेंट हो चुका है। वहाँ पे एक फैमिली आजकल प्रेफ़रेंस वहाँ देते हैं। लेट्स से मैं एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ, काफ़ी लोग काम करते हैं इस समय पवई में या थाने के स्टेशन के आस-पास। लेकिन वो थाने से थोड़ा दूर भी जाके 10 किलोमीटर जाके रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो चुका है, मार्केट काफ़ी मैच्योर हो चुका है। जी, ओके। बेहतर है। मानस जी, हमारी ऑडियंस को आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक चीज़ और मैं उनकी तरफ से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से रियल एस्टेट में ग्रोथ बनती है? जैसा आपने बताया कि थाना और जो पवई एरिया जो था, उस वक़्त उतना डेवलप नहीं था। लेकिन आज जिन लोगों ने उस वक़्त में लगभग 10-15 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट किए, तो आज कई गुना मल्टीप्लाई हो चुका होगा। आज नए जो एरिया, सबअर्ब्स एरिया जो डेवलप हो रहे हैं, तो उन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को उस एग्जाम्पल से आप थोड़ा-सा कुछ बताना चाहेंगे प्लीज़, थाना और पवई के एग्जाम्पल से? अगर हम बात करते हैं कि एक रॉ मैन के साथ हम बात करते हैं, मैं सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूँ कि एक मुझे एप्लीकेशन फॉर्म अगर साइन करनी है और मुझे कोई फॉर्म भरना है किसी बैंक में। अगर मैं बैंक में जाता हूँ तो वहाँ पर कुछ लोग जो कि प्यून भी है और वहाँ पे लेवल जाके एक मैनेजर भी है। सबका अपना-अपना अनुभव है। लेकिन अगर मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो मैं मैनेजर के पास जाके बात करता हूँ, क्योंकि वो बंदा या ऑनर मैनेजर इस काम में एक्सपीरियंस होने से मुझे बता भी देंगे कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या नहीं, एज़ कम्पेयर। इसी प्रकार से अगर मैं जाता हूँ कंसल्टेंट के पास में, तो उनका काफ़ी समय एक्सपीरियंस होता है। वो बता सकते हैं हमें कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी में क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, पहले अगर हमें क्या वेरीफ़ाई करना चाहिए, फ्यूचर में प्रॉपर्टी लेते समय इस लोकेशन के हिसाब से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। जैसे मैं लेके चलता हूँ कि पवई, आज किसी को अपार्टमेंट लेना हो या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पवई में, थाने में भी और मुंबई में कहीं भी। लेकिन जो ग्रोथ हमें मिलना है वो नई मुंबई में या 3.0 में ही मिलने वाला है। वहाँ पे रीज़न ये है कि गवर्नमेंट आ रही है 72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान लेके यहाँ पर, राइट। अब ये जो लोकल जिनको पता है, नॉलेज और एक्सपीरियंस है कि पवई और थाने में जिस प्रकार से कहाँ लेने के बाद में उनको रिटर्न मिला। हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि पवई में ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उन प्रोजेक्ट में बिल्डर के क्या-क्या विज़न थे, उस विज़न के साथ जो परचेसर ने लिया और वो सेम इन्वेस्टर और बिल्डर यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको पता है कि बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर लोकेशन। तो एक कंसल्टेंट आपको बता सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में लेना, प्रोजेक्ट में किस प्रकार कौन से राइट टाइम पर लेना, कौन से अपार्टमेंट का व्यू बेहतर होता है, वो चीज़ें हेल्प कर सकते हैं आगे के समय के लिए। मानस भाई, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा जो पवई के एक्सपीरियंस से और जैसे आपने विज़न की बात की कि पवई के एक्सपीरियंस से आप कैसे इन्वेस्टर को एक विज़न दे सकते हैं कि नवी मुंबई में ये जो मुंबई 3.0 है, थर्ड मुंबई जो डेवलप हो रहा है, वहाँ के कंपैरिज़न के हिसाब से आप यहाँ पर क्या फ्यूचर का स्कोप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट? पवई जब बनने वाला था तब उस समय वो वेल कनेक्टेड नहीं था कहीं से भी। लेकिन बाद में धीरे-धीरे पवई एक हब बन गया। मैं एक सिंपल लोकेशन एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ। हम बात करते हैं कई बार कि जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्केट है। पर उससे ज़्यादा बेहतर रेट है पवई का, क्योंकि उसने अपने को डेवलप किया प्रॉपर तरीके से।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे ही आता है या गवर्नमेंट से प्लान्स आते हैं तो उसके बाद में मार्केट में मूवमेंट आना चालू हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी लेकर आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलना चालू हो जाती है वहाँ पर, राइट, लाइफ स्टाइल बेहतर होना चालू हो जाती है। सेम हम लेके चलते हैं कि जो चीज़ें पवई में और थाने में हुआ है वो सेम पनवेल में ही गवर्नमेंट लेके आ रहा है। अगर गवर्नमेंट लेके आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लोकल ट्रेन यहाँ पे आने वाली है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे जैसे कि कॉलेजेस आएंगे, हॉस्पिटल्स आने चालू हो जाएंगे, कुछ मॉल्स आने चालू हो जाएंगे, इनके बाद में मूवमेंट आना ही हो ही जाता है। अच्छा, अगर मैं लेके चलता हूँ कि लोकेशन में यहाँ पर एक बिल्डर आता है तो ठीक है, पर यहाँ के मुंबई के 8 बिग बिल्डर्स यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेट्स से हम बात करते हैं अडानी, हीरानंदानी, वाधवा, गोदरेज, जो इस 4 लोकेशन आसपास ही हैं। अपकमिंग में लोधा आने वाले हैं, ठीक है। पहले से यहाँ प्रोजेक्ट हैं इंडिया बुल्स, मैराथन, साई वर्ल्ड सिटी, अरिहंत, तो इतने सारे प्रोजेक्ट होने के कारण ये लोकेशन तो डेवलप होना ही है। और अब लेट्स से मैं काफ़ी क्लाइंट से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, मतलब आप मत करो। जब बड़े बिग शॉट आर्ट बिल्डर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थाउजेंड्स करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ बनना ही है, तय बात है। मैं यहाँ पे सिर्फ बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेके चलता हूँ कोई बैंकर की भी। अगर जैसे SBI या बड़े बड़े बैंक जाके कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ उनके साथ में एक अकाउंट खोलना है, एक डीमेट अकाउंट या कुछ भी, मुझे पता है कि ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएगा। मनीष जी, इक्विटी के कंपैरिजन में रियल एस्टेट की ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का रुझान इक्विटी की तरफ होता है, डेफिनेटली होना भी चाहिए, लेकिन अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को इक्विटी के साथ में क्यों और किस तरीके से जगह देनी चाहिए, प्लीज़? मैं लेके चलता हूँ एक्सपीरियंस और डाटा है साथ में कि लास्ट 50 ईयर्स में जो रिटर्न्स मिले हैं, नो डाउट शेयर मार्केट में, इक्विटी में, गोल्ड्स में वो बहुत अच्छे मिले हैं, पर रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा अच्छे मिले हैं। हम लेके चलते हैं, लोग कई बार सोचते हैं कि हम शेयर मार्केट या बाकी चीज़ों के बारे में कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि ये बहुत समय से है 3 ज़रूरतें लोगों की, रोटी, कपड़ा और मकान। हर व्यक्ति रोटी खाना है, कपड़े पहनना है और ये मकान भी। मकान की अगर मैं लेके बात चलता हूँ, ये मकान को हम और अच्छे से देखें, ठीक है, तो मकान हम क्यों लेते हैं, ये एक प्रकार से नॉट ओनली फॉर स्टेटस सिंबल, लाइफ स्टाइल, बट ये सिक्योरिटीज़ भी होती है। हम अगर देखते हैं पुरानों समय से, आदिमानव के समय से, वहाँ पर भी लोग सबसे पहले खाने के लिए देखते थे, फिर उन्होंने खुद को देखा, फिर उन्होंने कहीं भी मकान देखना चालू किया। मकान मतलब उन्होंने पहाड़ों में और फिर रहने के लिए या फिर जो है ना उन्होंने काफ़ी चीज़ें करना चालू किया। तो जब मकान में उनका बेसिकली चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ें आगे बढ़ना ही है। और इक्विटी चीज़ें अपनी जगह पर, रियल एस्टेट क्यों बढ़े, क्योंकि लैंड पार्सल उतना ही है, लैंड पार्सल धीरे धीरे महंगा होना ही है, ठीक है। कभी कभी अप डाउन आते हैं मार्केट में, तो शेयर मार्केट कभी अप चला जाता है, कभी डाउन चला जाता है, कुछ वॉर या बाकी सब डिपेंड करता है, लेकिन लैंड हम देखते हैं बढ़ता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा बढ़ती रहेगी। जैसे ही लोग आबादी बढ़ेगी, लैंड पार्सल बढ़ता ही जाएगा। मानस जी, एक चीज़ और बताएं, मुंबई में मैंने देखा है यहाँ पर फ्लैट का कल्चर ज़्यादा है और लोग अपना होम फ्लैट के रूप में पसंद करते हैं और उनके पास में ऑप्शन भी वही है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है रियल एस्टेट में तो वो सेकंड फ्लैट ही प्रीफर करते हैं, थर्ड भी फ्लैट ही प्रीफर करते हैं। सो आपकी क्या सजेशन रहेगी एज ए प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट कि लैंड की तरफ भी क्यों किसी व्यक्ति को रुझान करना चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ फ्लैट, लैंड वर्सेस फ्लैट की मैं बात करूँ तो? मैं यहाँ पे 2 चीज़ बात लेके चलूँगा जी। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट बट फॉर लाइफ स्टाइल एज वेल जी। अगर मैं बात करता हूँ कि रिसेंटली मैं क्यों हमेशा बात करता हूँ सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि मेरे पास एग्जांपल है थाने का। थाने में वहाँ पर काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था 15 साल पहले। उन्होंने किया था जो फ्लैट में किया था, साइमल्टेनियसली कुछ लोगों ने वहाँ पर लैंड में भी किया था। लैंड का प्राइस आज उस समय के मुकाबले में लेट्स से 10 टाइम्स हो गया, तो फ्लैट का लगभग 4 to 5 टाइम्स हुआ है, तो लैंड का रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। मैं यहाँ पर भी कुछ लोगों से हमने बात की थी, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पर 7-8 साल पहले फ्लैट लिया था और उसी में उन्होंने लैंड पार्सल भी लिया। फ्लैट का नो डाउट ट्वाइस या थ्राइस रेट हो गया, लेकिन लैंड उन्होंने बताया 8 टाइम्स बढ़ चुका है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड का हमेशा ही होता है, क्योंकि अगेन हम फ्लैट कितने बना देते हैं लेकिन लैंड पार्सल उतना ही रहने वाला है। मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि आज नई मुंबई साइड में फ्लैट्स काफ़ी बन रहे हैं, लैंड पार्सल बहुत अवेलेबल है और ये धीरे धीरे लैंड पार्सल श्रिंक होते जा रहे हैं। जिन लोगों ने एक बार लैंड ले लिया वो चला गया। फ्लैट मेरे पास में आने वाले 40-50 साल तक हमेशा अवेलेबल रहेगा। मैं किसी भी बिल्डर के पास जाऊँगा, रीसेल में मुझे फ्लैट्स मिल जाएंगे, पर लैंड पार्सल एक बार चला जाएगा तो मुझे आसानी से नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए लैंड पार्सल के बदले ज़्यादा अच्छा था। दूसरा हम लेके चलते हैं लैंड में और फिर हम प्लॉटिंग की बात करते हैं, तो मैं देखता हूँ ये हम अपार्टमेंट नॉर्मली लेते क्यों, एक तो लाइफस्टाइल रहने के लिए, दूसरा एक होता है ना फैमिली, कई लोगों की फैमिली की बॉन्डिंग होती है। मैं देखता हूँ वाइफ
या फिर फैमिली मेम्बर में जो लेडीज़ होती हैं काफ़ी इमोशनल चीज़ लेके चलते हैं, वो लेके चलते हैं जब मुझे अपार्टमेंट लेना है। तो वो बचपन से ही हम देखते हैं, लाइक मैं अगर फ्लैट की बात करता हूँ, मुझे सिर्फ फ्लैट में जाके रहना है। पर जब हम अपार्टमेंट या बात करते हैं डुप्लेक्स के लिए, तो वहाँ पर वो फीलिंग्स देखते हैं कि कब बनना चालू हुआ है, एक ही चीज़ हमारे सामने बनी हुई है। तो 8-10 साल बाद की जो मेमोरीज़ होती है, उनको लगता है हमारा अपार्टमेंट या हमारा डुप्लेक्स हमारे सामने बना है। तो डुप्लेक्स में थोड़ा-सा छत भी हमारे पास है, ज़मीन भी हमारे पास है। कल हम उसको जिस भी मोमेंट में चेंज करना हो, हमें उसका शेप चेंज करना हो, अगर फैमिली बड़ी होती है उसी को हमने डबल ट्रिपल में कर दिया, तो हमारे पास चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो इसलिए प्रेफ़रेंस के रूप में वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, सिक्योरिटीज़ हम देखते हैं, अगर प्लॉटिंग में सिक्योरिटीज़ है तो इट्स बेटर टू गो फॉर द डुप्लेक्स। मानस जी, एक चीज़ एज ए प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त या प्रॉपर्टी करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन पॉइंट्स के ऊपर उसको सिलेक्शन करना चाहिए ब्रांड का या किसी प्रोडक्ट का, तो वो किन लीगल चीज़ों का ध्यान रखे आपके हिसाब से फॉर मेकिंग ए गुड डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग? सर मैं यहाँ पर इसमें काफ़ी क्लाइंट से मिला हूँ। मैं लेके अगर बात करता हूँ कि मैंने रिसेंटली लगभग 7-8 साल में 250 के ऊपर डील्स की हैं रीसेल के लिए, अपार्टमेंट के लिए। तो उसमें मैं काफ़ी ओनर से मिला हूँ, लेट्स से 250 ओनर से मिला हूँ, 250 परचेसर से मिला हूँ, जिनका मैंने डील क्लोज़ की। तो सबके साथ में मेरे बात करके मुझे अनुभव मिलता है कि जब भी हम डील प्रॉपर्टी में कंप्लीट करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा पार्ट होता है। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि अगर मुझे इंडिया से बाहर जाना है या मुझे कहीं भी जाना होगा, तो मैं सबसे टिकट बुक कराऊँगा, वीज़ा ले लूँगा, सब कुछ ले लूँगा। और मैं टिकट के साथ में अगर जाता हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट या एयरपोर्ट पर भी, तो मुझे देखेंगे, लेकिन साथ में मेरा पासपोर्ट देखेंगे। तो बिना डॉक्यूमेंटेशन के मेरी एंट्री ही नहीं होने वाली। तो अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी लेता हूँ, तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन देखना ज़रूरी होता है। डॉक्यूमेंट्स में अलग-अलग चीज़ें होती हैं, एक होता है जिसने डायरेक्टली रिसेंटली बिल्डर से लिया, तो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा ईज़ी पड़ जाता है। और जिन्होंने काफ़ी पहले लिया था, लगभग 5 साल पहले या 2-3 बीच में ओनर्स आ चुके हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन एग्रीमेंट ये प्रॉपर देखना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं लेके चलता हूँ कि अगर एक बिल्डर से भी कोई लेते हैं प्रॉपर्टी, तो अच्छा इसमें काफ़ी लोग और भी कुछ करते हैं कि वो बैंक से लोन लेना पसंद करते हैं। मैं लोगों को सलाह भी देता हूँ कि भाई बैंक से लोन लें, कि बैंक से जब लोन लेते हो तो बैंक पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हैं। सर्च रिपोर्ट बनती है उस लोकेशन, उस प्रॉपर्टी के बारे में, उसके प्रीवियस ओनर कौन थे, उस अपार्टमेंट में एग्रीमेंट प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। उसमें फिर हमें अगर अपार्टमेंट है नॉर्मल तो पोजीशन लेटर, कार पार्किंग लेटर, ओसी, ये सब चीज़ें, और फिर अगर लेने के पहले सब जो भी डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी के साथ होते हैं वो कंप्लीट हो चुके नहीं हैं, ये डॉक्यूमेंट्स की हमें बहुत आवश्यकता होती है, वो बात ज़रूर देखना चाहिए। और रेरा आने के बाद में मेरे ख्याल में अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है तो ये भी डेफिनेटली कस्टमर को एक हेल्प करता है व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन। बिल्कुल, जब से रेरा आ चुका है तब से हमारे लिए काफ़ी चीज़ें ईज़ी हो गई हैं, और बिल्डर के साथ में या फिर किसी भी प्रॉपर्टी लेने के लिए रेरा अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो वो पता है कि सब क्लियर रहता है। पर इवन देन फिर भी लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ इंडिविजुअल लेवल पर हर डील करने के पहले पेपर वर्क बात करें। यहाँ पेपर वर्क की हम जब बात करते हैं तो मेरे जो अनुभव है कि लोग छोटी-छोटी चीज़ें जो रहती हैं अपने फ्रेंड या किसी से बात करते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आप सिर्फ 10-15 या 40-50 हज़ार इन्वेस्ट और करें और वो आप एक लॉयर से मिलें। क्या होता है कि हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो 1 करोड़ का सिर्फ 50 हज़ार और ऐड करते हैं, तो वो 1 करोड़ की 50 हज़ार की कीमत बढ़ जाती है। प्रॉपर्टी ले रहे हैं 1 करोड़ की, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक प्रॉपर कंसल्टेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर अपने लॉयर से बात करें और वो क्लियर करें। कई बार छोटी चीज़ें और भी रहती हैं कि अगर हम बात करते हैं कभी एनआरआई के साथ में प्रॉपर्टी लेना होता है, तो एनआरआई के केसेस में होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन फ्रॉम सोर्स। नॉर्मली अगर हम लेके चलते हैं जो सेलर हैं डोमेस्टिक इंडिया से ही, तो इनमें टीडीएस 1% लगता है। एनआरआई के लिए डिफरेंट टाइप के स्लैब रहते हैं, तो वो स्लैब हमें चेक करके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल करें वो चेक करके अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं मतलब ईजी पड़ जाता है। मानिश जी, आपकी इतनी बड़ी कस्टमर बेस है इंटरनेशनली भी जैसे आपने बताया है, सो जो हमारी ये जो वीडियो है इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी सारे एनआरआईज लोग देख रहे हैं, तो क्या उनको आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर फ्यूचर क्रिएट होने जा रहा है और क्यों इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करना चाहिए? आपकी क्या उनको सजेशन रहेगी कि उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरीके से किन चीज़ों में करना चाहिए, पर्टिकुलरली मुंबई 3.0 में? ओके, तो यहाँ पर अगर देखें तो गवर्नमेंट के प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना? और जहाँ मैं देखता हूँ कि हमने रिसेंटली जहाँ-जहाँ देखा है गवर्नमेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, राइट, और भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, कॉरिडोर हैं, लोकल ट्रेन, इतनी सारी चीज़ें आने के बाद में जैसे कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाएगी, यहाँ के रेट बहुत बढ़ने वाले हैं।
अभी मार्केट मैच्योर नहीं है, इसको लगेगा 3-4 साल या 5 साल धीरे और बेहतर होने के लिए, बट इट इज़ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। एक हम कहते हैं ना कि एक काफ़ी तरह से लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है, काफ़ी चीज़ें आने वाला है। एक हम ना आम का पेड़ लगाए थे 10 साल से, 10 साल से आम का पेड़ लगता चला गया, पर ये राइट टाइम है आम पकने का। तो अभी जिसने इन्वेस्टमेंट कर दिया वो अभी आम का बढ़िया फल खा सकते हैं, उनको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इट इज राइट टाइम टू एंटर इन द पर्टिकुलर दिस मार्केट एक्चुअली ना, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ें आ जाएंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस बीच में जो मार्जिन है रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। पिछले 1 साल में मैंने देखा हुआ है, हम रिसेल की बात करते हैं, 7-8 साल में जितना मूवमेंट नहीं हुआ था, लेट्स से 7-8 साल में रेट बढ़ा था, इससे 10 to 15-20% ज़्यादा रहे। जी। पर यहाँ पर सिर्फ लास्ट 1-1.5 ईयर में 40 to 50% रेट बढ़ चुका है। अटल सेतु की वजह से, अटल सेतु के कारण काफ़ी बढ़ गया। जी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो हमने टेस्टिंग फ्लाइट किया उसके बाद में रेट काफ़ी बढ़ गया। लोकल ट्रेन जिस दिन आएगी खास कनेक्टिविटी होगी। लोकल ट्रेन सिर्फ हम बात करते हैं पनवेल टू नई मुंबई कनेक्ट करने के लिए नहीं है, ये नई मुंबई टू पूरा मुंबई कनेक्ट करने के लिए है। अगर जो व्यक्ति आज सीएसटी में जॉब कर रहे हैं, लाइक चर्च गेट में या फिर साउथ मुंबई में जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग मैक्सिमम लोग वहीं नहीं रहते हैं, वो लोग रहते हैं पूरा अंधेरी, बोरीवली, विरार, वसई, वहाँ लोकेशन में। और काफ़ी लोग अभी हम देखते हैं कि मुंबई खासकर कैपिटल है, कैपिटल ऑफ कैपिटल। यहाँ पर बहुत जो भी आता है सबको अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिजनेस मिलती है। हम देखते हैं मुंबई ऐसी लोकेशन है जहाँ से मुंबई में इंडिया के हर लोकेशन से काफ़ी लोग आए हैं, जॉब कर रहे हैं। वो ख्वाबों की दुनिया, ख्वाबों की नगरी जो बात करते हैं, तो यहाँ हर दिन लोग आके कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, रहना, जॉब करते हैं। तो जॉब के लिए लोग रहते हैं साउथ मुंबई में, लेकिन कहीं अपने इनकम के हिसाब से बाकी लोकेशन में रहते हैं। तो ये सब लोग जो है बेहतर लाइफ के लिए नो डाउट यहाँ पे, क्योंकि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू कनेक्टिविटी आने वाली है, तो मैक्सिमम लोग वहाँ से, जो मुझे लगता है, लोग धीरे धीरे सीएसटीएम से वहाँ न जाके यहाँ कनेक्ट करना और शिफ्ट करना चालू करेंगे। जैसे वो लोग आएंगे, डेंसिटी बढ़ना चालू होगी, ऑटोमेटिक रेट बढ़ना भी चालू हो जाएगा। तो ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, बट ये जब भी करेंगे तो मूवमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा इससे। सो इन्वेस्टमेंट के बारे में एक कोटेशन भी कही जाती है कि डोंट वेट फॉर द इन्वेस्टमेंट, इट इज़ राइट टाइम टू इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट करने के बाद में वेट कीजिए तो जो आज आपने इन्वेस्ट किया उसकी ग्रोथ आपको आने वाले समय के अंदर डेफिनेटली बहुत तेजी से मिलेगी। मानस भाई, एक लास्ट बात आपसे और करना चाहूँगा, 2025 नया साल आने वाला है, सो 2025 को लेकर के, इस नए साल को लेकर के आपका क्या टेक है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली रियल एस्टेट को लेकर के, और किस तरीके से आप देख रहे हैं इस नए साल को रियल एस्टेट के नज़रिए से? ओके, अगर मैं बात करता हूँ कि 2024 नो डाउट काफ़ी अच्छा गया है, मार्केट भी काफ़ी मूवमेंट है, शेयर मार्केट में भी काफ़ी अच्छा हुआ, हम देखते हैं गोल्ड भी काफ़ी अच्छा हुआ है, राइट, और रियल एस्टेट भी पहले से अच्छा हुआ है। लेकिन जो गवर्नमेंट धीरे धीरे प्लान्स लेके आ रहे हैं, अच्छा मैं बात करता हूँ, हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि और प्रैक्टिकली आप भी जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो है पहले एग्रीकल्चर, उसके बाद में होता है रियल एस्टेट, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। लाइक उसमें अगर हम अपार्टमेंट की बात करते हैं, रीडेवलपमेंट की बात करते हैं, और फिर उसमें रॉ मटेरियल की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग वहीं पर ही जिनको पैसा मूवमेंट, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहीं करते हैं। तो ये गवर्नमेंट अभी क्या इसको वेल प्लान नहीं था, जैसे अदर लोकेशन, अदर कंट्रीज में हर चीज़ वेल प्लान होती है, धीरे धीरे इंडिया में भी वेल प्लान आना चालू हो चुके हैं, नए नए गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, जैसे रेरा और बाकी चीज़ें। तो गवर्नमेंट, और भी मुझे पता है कि हम जो बात सुनते रहते हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी और नए रूल्स लेके आने वाले हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आने वाले हैं। हर बजट में गवर्नमेंट बाकी सब जगह डेवलपमेंट के लिए अपना बजट इंप्रूव करते हैं, रियल एस्टेट में उन्होंने वो अभी तक नहीं किया है। हमें जो लगता है कि शायद वो धीरे धीरे गवर्नमेंट करने वाली है, अगर वो करती है अपने प्रॉपर तरीके से, तो जो उनके प्लान से सुनते हैं हम लोग, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। 25 के बाद में और फास्ट ट्रैक पे चले जाएंगे। आई सजेस्ट कि राइट टाइम है। एक सवाल और मानस भाई आपसे पूछना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस में बहुत सारे यूथ भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त में, और चूंकि आपको रियल एस्टेट में इतना समय हो गया, कोई यूथ जो यंग जनरेशन है वो रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहती है, तो आपकी क्या सजेशन रहेगी कि उसको रियल एस्टेट को क्यों पिक करना चाहिए, और क्या पॉसिबिलिटीज़ उसको इस फील्ड में मिलने वाली हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? हाँ, रियल एस्टेट जैसे हम बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब चीज़ें गवर्नमेंट तेज़ी से कर रहे हैं। यहाँ पर हम पहले बात करते थे कि लोगों के पास एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने के लिए सिर्फ होता था ट्रेन, रोड से बहुत कम लोग जाते थे, पर पिछले 2-3 साल में सब मान के चल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे होता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली लोग आगे बढ़ना चालू करते हैं, रहने के लिए और आते हैं। जैसे हम बात करते हैं पनवेल या बाकी लोकेशन, तो अक्रॉस मुंबई में, अक्रॉस इंडिया में अभी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ही होता है कनेक्टिविटी बढ़े, कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि वहाँ पे और डेवलपमेंट आएगा और रेसिडेंशियल भी चेंज बढ़ेंगी। तो एक अपॉर्चुनिटी के लिए हम लेके चलते हैं कि वहाँ पर रियल एस्टेट में नॉट ओनली फॉर एज अ ब्रोकर, एज अ कंसल्टेंट, लेकिन और डेवलपर,
और वहाँ पर मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और सीए, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रियल एस्टेट से कनेक्टेड चीज़ें इतनी आगे बढ़ने वाली हैं, जो अनटैप मार्केट था वो आगे टैपिंग की तरफ जा रहा है। तो अगर इसमें आप इन्वॉल्व होते हैं तो नो डाउट एक तो सेल्फ डेवलपमेंट और रिटर्न्स और साथ में इन्वेस्टमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आज हमारे साथ में थे मानस पारवानी जी, जिनका एक्सपीरियंस हमें जानने को मिला। तो थैंक यू सो मच मानस भाई, आपके क्वालिटी टाइम के लिए और एक्सपीरियंस के लिए। और मुझे लगता है कि हमारे इस पॉडकास्ट और वीडियो के बाद में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे इस वीडियो को देखकर। थैंक यू। धन्यवाद आपके समय के लिए भी। थैंक यू।